बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली हो रही है, जिस तरह से अफ़वाज अमेरिका का इखराज वहाँ से हो रहा है और फिर जिस तरह की भी तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, जिस तरह से तालिबान दोबारा आते जा रहे हैं, पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, आम माफ़ी का ऐलान हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने वो चीज़ दोबारा हासिल कर ली जो पहले भी उन्हीं की थी, या जिसको हम कहते हैं कि जी सन ऑफ अ सॉइल हैं तो वो वापस आ गए, ऐसा लग रहा है। या एक जिस तरह मूवी किसी कैफियत होती है कि आप कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं और आप ये देखते हैं कि साल साल किसी पर काबिज़ रहने के बाद बिलाखिर अपना ही नुकसान करते हुए अफवाज जाती है और वहीं के मकामी लोग वापस लौट आते हैं या आ जाते हैं या काबिज़ हो जाते हैं या वहाँ पर मुकीम हो जाते हैं। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हुई, उनके रिलेशनशिप भी कायम हुए, कुछ लोगों को डिसओन भी कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। एक ज़माने में बहुत ही खुशाइंद रिलेशनशिप, उसके बाद फिर एक हेट्रेड सी महसूस होने लगी। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा, इस खित्ते में कितने चेंजेस आएंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अमीर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। अमीर साहब, वैसे आपके चेहरे पर भी इत्मीनान महसूस हो रहा है और कल से मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे लोगों की पोस्टिंग और व्हाट्सएप पे जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अफवाज, अमेरिकन अफवाज अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से चली गई है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, वैसे ये जो एक्साइटमेंट है आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है, तो इस एक्साइटमेंट की वजह है, उसकी वजह ये है कि अभी जो अशरफ गनी का एक रजीम और अशरफ गनी से पहले जो हामिद करज़ई का रजीम था, ये वो अरसा है जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान का पहला आइन दिया, अफगानिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनाए और अमेरिकन बैक्ड ये दोनों रजीम थे, हामिद करज़ई के भी 8 साल और अशरफ गनी के भी। सही। जो इलेक्शन हुए वो अमेरिका ने करवाए। फिर अमेरिका के साथ साथ इंडियन इन्फ्लुएंस इस अरसे में बहुत ज्यादा हुआ। राइट। इंडिया दरअसल अफगानिस्तान में 1950 से आने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ 5 साल ऐसे थे अफगानिस्तान की तारीख में, जब अफगानिस्तान की तारीख से मुराद जो पोस्ट 1947 की जी सिर्फ 5 साल ऐसे गुजरे जब इंडिया ने अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। और वो 5 साल थे 1996 से लेकर 2001 तक के, जिस वक्त तालिबान की हुकूमत थी अफगानिस्तान। 96 में ये हुकूमत बनी थी, 2001 में टॉपर हो गई जब अमेरिका ने। जी बिल्कुल। तो सिर्फ वो 5 साल जो थे उसमें भारत अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सका। 2001 के बाद भी वो यही करता रहा और 96 से पहले भी उसने ये करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कामयाब 2001 के बाद हुआ था, इतना वो शायद इससे पहले कभी कामयाब नहीं हुआ। आप ये देखिए कि उसने अफगानिस्तान में 16 कॉन्सुलेट्स बनाए, 16 कॉन्सुलेट्स। अमूमन जो काउंसिल खाने आप बनाते हैं कोई भी मुल्क, तो वो जो चंद बड़े शहरों में वहां बनाए जाते हैं। जैसे अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान में अपने काउंसिल खाने खोले हैं, तो वो कभी भी शिकारपुर में काउंसिल खाना नहीं खोलेगा जी। वो कभी भी मियाँवाली में या मुल्तान में काउंसिल खाना नहीं खोलेगा। वो लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और कराची में काउंसिल खाना खोलेगा और इस्लामाबाद में उसका सिफारत खाना होगा। बिल्कुल। अफगानिस्तान में भारत के 16 काउंसिल खाने खुले हैं इन 20 सालों में, जबकि ना अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर शेयर, ना एथनिसिटी की कोई मुमासलत है, ना ज़बान की मुमासलत है, ना मजहब की मुमासलत है, ना अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्सपोर्ट है कि जो यानी कोई ट्रेड इंटरेस्ट, कोई बिजनेस इंटरेस्ट, कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसा नहीं है अफगानिस्तान से भारत को, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा पैराफर्नेलिया वहां पर क्रिएट किया। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर सके। और ये जो हमारा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ साथ जैसे कंधार है, कुछ और इलाके हैं, यहाँ सबसे ज्यादा इसने अपनी इंस्टॉलेशंस बनाई। तो दरअसल जो पाकिस्तानियों की एक्साइटमेंट है उसकी वजह ये है कि अशरफ गनी, उसका वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह, अब अमरुल्लाह सालेह जो है वो आज से सिर्फ आप 6 दिन पुरानी उसकी ट्वीट्स उठा के देखें, वो सैंक्शन पाकिस्तान के हैशटैग को प्रमोट कर रहा था, वो अमेरिकन कांग्रेसमैन को टैग कर रहा था
हमसे कह रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इसी तरह से हम्दुल्लाह मोहिब जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी इंतहाई जहर आलूद हुआ था। तो बल्कि अफगानिस्तान से ये हेट्रेड तो हमें वहाँ की क्रिकेट टीम से लेकर उनके हर स्टांस में नजर आती थी पिछले सालों में। ये तो अभी हमें खुलकर सामने आई है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे सामने आती रही। सो जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, फिर इंडिया ने और भी बहुत सी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की थी अफगानिस्तान में। अब ये ओवरऑल सिचुएशन का इम्पैक्ट इंडिया को किस तरह का ये ब्लो मिला है और पाकिस्तान के लिए क्या खुश आइंद खबर है, वो भी हमसे शेयर कीजिए। पाकिस्तान के लिए तो देखिए ना, ये सबसे बड़ी खुशाइंद खबर ये है कि अमेरिकन और इंडियन बैक्ड regime खत्म हो गया और तालिबान से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो लोग पाकिस्तान में एक्साइटेड हैं और उनको जो दूसरे लिबरल्स हैं जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप तो खुश हो रहे हैं, तालिबान तो बहुत बुरे हैं, तो जो खुश हो रहे हैं वो तालिबान को अच्छा नहीं कह रहे हैं। तालिबान के अंदर भी फैनेटिसिज्म मौजूद है। तालिबान क्या है? तालिबान एक क्राउड है, एक हुजूम है। उस हुजूम के ऊपर कुछ चंद सुलझे हुए महज़ब लोग हैं। That's it. अब नीचे जो एक हुजूम है, वो हुजूम ना ट्रेंड है, वो हुजूम ना एजुकेटेड है, ना वो स्किल्ड है, ना वो एम्प्लॉयड है, ना वो सिविलाइज्ड है। लेकिन अमीर, आपको नहीं लगता कि विद टाइम द इम्प्रेशन हैज समहाउ चेंज्ड? क्योंकि पहले तालिबान की डेफिनेशन शायद बिल्कुल यही थी जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मगर अब जो जिस तरह से वो आए हैं, छाए हैं और पेनिट्रेट किया है, इट सीम्स कि उन्होंने भी कुछ लर्न किया है, उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है, उनकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हुई है, आम माफ़ी का ऐलान उन्होंने कर दिया, कोई उस तरह की वायलेंस नहीं हुई। आपको ये महसूस हुआ या ये सिर्फ शुरुआत के चंद इम्प्रेशंस हैं? देखिए नुसरत, तालिबान ने ये जो कुछ हासिल किया है वो उन्होंने बज़ोर ताकत हासिल किया, उन्होंने बज़ोर शमशीर हासिल किया। ये उनके थाल में रख किसी ने उनको अफगानिस्तान के हवाले नहीं किया। उन्होंने 20 साल तक अपनी रेजिलियंस दिखाई। तालिबान के भी बहुत लोग मारे गए। जब अमेरिका 50,000 फुट की हाइट से इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करता था तो उस वक्त लोगों को नजर नहीं आता था कि अफगान के इंडिजिनस अफगानी मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, सन ऑफ द सॉइल मारा जा रहा है। तो उनका भी बहुत नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये ताकत के जरिए से, अच्छा इनके अंदर तो जो यूनिटी फोर्स है वो दो है। एक है इनकी रिलीजियस जो अफिलिएशन है, जो जिहाद और मजहब का, क्योंकि सारे मुस्लिम है तो इनके अंदर एक मजहब यूनिटी एक फोर्स है। दूसरी जो इनके अंदर यूनिटी फोर्स है वो इनकी एथनिसिटी है, यानी ये पश्तून है। ये दो चीजें हैं जो इनको यूनिफाई करती है और एक मूवमेंट की शक्ल देती है। राइट। उस मूवमेंट के अंदर एक टॉप टियर है। उस टॉप टियर में जो इस वक्त इनके अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह खुदजादा, जो इनके अमीरुल मोमिनीन है, तीसरे अमीर है तालिबान 90s ऑनवर्ड। उसके बाद तो उनके नीचे नाइमीन है। राइट। 3 नाइब है उनके। उन नाइमीन के नीचे इनकी शूरा है। उस शूरा के नीचे इनके कुछ कमीशंस हैं, कुछ और ऑर्गन्स हैं। ये है इनकी हायरार्की, ये पिरामिड फॉर्म में। और नीचे फिर इनके बैटल कमांडर्स हैं, इनके शैडो गवर्नर्स हैं, और नीचे फिर आम जनता है। जैसे हमारे यहाँ भी मॉब साइकोलॉजी क्या होती है, आपने ये टीएलपी के सिनेरियो में नहीं देखा पाकिस्तान? जब टीएलपी प्रोटेस्ट करती थी तो उन्होंने लोगों की इमलाक को भी लूट दिया। जी जी जी। मॉब साइकोलॉजी वो फिर कंट्रोल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये जो आप जिन वाकयात को आपने रेफर किया वो एक मॉब साइकोलॉजी है। वो तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसने फोन नहीं किया। मुमकिन है वो ओवरटली उसके अंदर इन्वॉल्व हो, लेकिन उन्होंने उसको ऑन नहीं किया। अब जहां तक मामला है कि ये इवॉल्व हुए तो डेफिनेटली इवॉल्व हुए, हमें इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हम अगर उनको बार बार ये ताने देना शुरू कर दें पूरी दुनिया से कि आप तो बहुत बददू किस्म के लोग हैं, आप बहुत जाहिल लोग हैं, आप तो बहुत गवार लोग हैं, आप तो उजट लोग हैं, आप तो सहराई बंदू हैं और आपको तो तमीज नहीं है, आप कपड़े नहीं पहन सकते, आपके पांचे ऊंचे हैं, आपकी दाढ़ी। अगर दुनिया ये रवैया रखेगी तो फिर वो वाकई वायलेंट होगी। ये उनका राइट था कि वो, अगर अमेरिका 20 साल बाहर से आके बैठ के अफगानिस्तान पर हक हुक्मरानी जिता सकता है तो तालिबान तो सन ऑफ द सॉइल है, वो जितने भी बुरे वो हमारे।
बिल्कुल, लेकिन 20 साल बाद जो अब रिजल्ट सामने आया, अमेरिका के लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। वैसे तो अमेरिका के लिए लम्हा फ़िक्रिया वियतनाम के वक्त भी था, इराक के वक्त भी था, और अब अफ़गानिस्तान के वक्त तो दुनिया और क्योंकि सिमट गई है इंटरनेट की वजह से, डिजिटाइजेशन की वजह से, तो अब तो और ज़्यादा पल पल की ख़बरें पता चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद इसको रिग्रेट नहीं कर रहा, या इससे शायद कुछ सीखेगा नहीं, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने फाइनेंशियली, अपनी ह्यूमन रिसोर्स, क्या क्या इसमें गंवाया है। और अफ़गानिस्तान में भी बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि वहाँ सन ऑफ सॉइल इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका ने अपने आप को डेंट दिया है। बट स्टिल वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी उनके सेंटिमेंट में कोई ख़ास कमी नहीं आई या उनकी सोच में तब्दीली नहीं आई। विद दैट मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि तालिबान के मुनज़्ज़म होने में और उनके इस कॉन्फिडेंस में ऑब्वियसली देयर इज़ अ सपोर्ट एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड वाइड सपोर्ट, जिसमें चाइना की तरफ से भी गालिबन उनको एक ग्रीन फ्लैग दिखाया गया है। देखिए, एक तो वो सपोर्ट है जो पीस प्रोसेस शुरू होने के बाद तालिबान को मिली जी, जब तालिबान को बाकायदा तौर पर अमेरिका ने और जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, जो जिनको आप कहते हैं P5+1, दुनिया की 6 बड़ी ताकतें, जब उन्होंने तालिबान को बाकायदा तौर पर एक एंटिटी तस्लीम किया, एंटिटी तस्लीम करने के बाद उनका कतर के दारुल हुकूमत दोहा में उनका दफ्तर खुला। दफ्तर खुलने के बाद वहां पे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो के मुल्ला अहमदुल्लाह के नायब भी हैं, और वो जो इनका पॉलिटिकल प्रोसेस है वो उसको हेड करते हैं। ठीक, वो वहां जाके दोहा ऑफिस में बैठे, वहां डॉक्टर नहीं, इनके पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बने इंटरनेशनल ऑफिस के। जब ये सारा सेटअप क्रिएट हुआ और दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि हाँ ये एक एंटिटी है, अब हमें इससे बात करनी है, अब हमें इससे डायलॉग करना है, तो उसके बाद फिर ये दहशतगर्द नहीं रहा। इसका मतलब सही डेफिनेशन तब्दील हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तालिबान जो है, इनको नेक्सस ऑफ इविल भी कहा बुश ने, इनको दहशतगर्द भी कहा, इनको फैनेटिक भी कहा। लेकिन फिर जब अमेरिका जंग नहीं जीत सका तो अमेरिका को इनके साथ बेस पर बैठना पड़ा, और आप दहशतगर्द के साथ बेस पर नहीं बैठते, आप उसी के साथ बेस पर बैठते हैं जिसकी आप वारुटेशन की तब्दील करते हैं। तो दहशतगर्द से इनको एक पॉलिटिकल एंटिटी या एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे या एक पॉलिटिकल पार्टनर के तौर पे इनको तस्लीम किया, और फिर पूरी दुनिया ने इनके साथ ताउन अपने हद तक किया। अब चाइना जो है वो चाहता है इन्वेस्टमेंट, चाइना का तो इसमें बहुत बड़ा स्टेक है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के ऊपर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो 5 रियासतें हैं, नीचे पाकिस्तान है। उन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उन 5 रियासतों को दुनिया में जो माल पहुंचाना है वो अफगानिस्तान से गुजर के पाकिस्तान के जरिए गवादर से जाएगा। राइट। चाइना ने जो माल ऊपर लेकर जाना है, साउथ में लेकर जाना है, नॉर्थ में लेकर जाना है, तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाइना को चाहिए। चाइना ने भी देखिए ईरान के साथ $400 बिलियन दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा उसने मुआहदा किया है, प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। तो पाकिस्तान खुद चाहता है कि एक रेलवे नेटवर्क भी हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लेकर पाकिस्तान तक ट्रेड रूट बने। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने आज से 3 दिन पहले जब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ एड्रेस किया, उनको भी ये बात समझाई प्राइम मिनिस्टर ने, तो दुनिया के इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया। अच्छा, चाइना के इस इंटरेस्ट के साथ साथ क्या आप इस पे भी रोशनी डालना चाहेंगे कि चाइना, एक बड़े अरसे से बहस चल रही है कि अब सुपर पावर शिफ्ट होगा, और उसमें जब शिफ्टिंग की बात आती है तो चाइना की तरफ सबकी निगाहें आती हैं। क्या ये इसके साथ साथ कि आपका ट्रेड बढ़ रहा है, ऑब्वियसली आपके लिंक्स बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये पावर शिफ्टिंग में भी अपना रोल प्ले करेगा? क्या इस तमाम इत्तेहाद से इस खित्ते में कोई ख़ास तब्दीली या बड़ी तब्दीली आ सकती है और पावर शिफ्टिंग गेम चेंज हो सकती है? देखिए, पावर शिफ्टिंग जो है ना, अगर आप ये कहना चाहती है कि जिस तरह आज अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, तो शायद कल को चाइना सुपर पावर हो जाए। चाइना का जो इकोनॉमिक सुपीरियरिटी है जी, चाइना उसका दावा कर चुका है। चाइना ने सिर्फ मिलिटरीली अपने आप को सुपर पावर करना है। अगर वो मिलिटरीली कर ले तो हम इन नंबर्स कह सकते हैं कि चाइना सुपर पावर हो गया, लेकिन सुपर पावर का कोई ऐसा टाइटल नहीं है, कोई ताज नहीं होता कि जिसकी बाकायदा तौर पर कोई तकरीब मुनक्किद की जाती है। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को ऑब्वियसली उसके बारे में पता होता है, या वो उनकी अवेयरनेस होती है, या उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है। सो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड दैट काइंड ऑफ पावर जी, जो कि चाइना जो है वो इन नंबर्स, इन मैग्नीट्यूड तो वो सुपर पावर कहला सकेगा, लेकिन उसको
पूरा वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया उनकी सपोर्ट दुनिया में अलग है, न्यूजीलैंड, जापान, ये चाइना की सुपीरियरिटी को या उसके सुपर पावर स्टेटस को नियर फ्यूचर में तस्लीम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली से बहुत बड़ा गैप हमें नजर आना शुरू हो जाए अमेरिका और चाइना की ताकत के अंदर। ठीक ठीक। सो ये लेकिन ये जो पावर शिफ्ट है, या ये जो मैंने पावर शिफ्ट के अलावा आपसे एक और चीज़ जानने की कोशिश की कि इस खित्ते में आपको तब्दीली महसूस होती है, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एम्पावरमेंट एंड देन इंडिया जो है वो इस वक्त अभी उनका मोराल यकीनन बहुत डाउन होगा। क्या आपको इस खित्ते की तरतीब या यहाँ का पीस किस तरह से आप प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीस से। आप पीस जितना बढ़ाते जाएंगे, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। राइट। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो पीस बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, चाइना का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। राइट। अच्छा, अब जो इंडिया है वो किसी भी सूरत में इस रीजन को, खास तौर पे अफगानिस्तान को स्टेबलाइज होने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि इंडिया की अपनी जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो उसको अमेरिका से मिल रही है। सही। तो इंडिया जो है वो मोहताज नहीं है चाइना का या अफगानिस्तान के पीस का, के जैसे पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है कि अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान पूरे एक रीजन से कनेक्ट हो जाएगा, जबकि अब पाकिस्तान कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इंडिया को ये जरूरत नहीं है ठीक अफगानिस्तान के पीस की या चाइना की उस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि उसको अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। उसका जो ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ इंडिया का, वो पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को जितनी, तो इस सारी ये जितनी भी अभी चेंजेस हुई हैं या होने जा रही हैं, इससे आप समझते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पे या उनके बिजनेस पे सच कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? जी, कोई ऐसा को बहुत बड़ा ज्यादा को रिपरकशन जिसको है आप कह सकते हैं वो नहीं आएंगी। देखिए, जो इंडिया खुद सुपर पावर की दौड़ में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसका जीडीपी बहुत बढ़ चुका हुआ है, उसको वो अब नेक्स्ट 11 जो ममालिक है उनके अंदर, फिर वो जो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है उनमें इंडिया आ चुका हुआ है। इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका इंडिया को जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने क्वाड जो एक उसने प्लेटफॉर्म बनाया, उसने क्वाड में लाकर बिठा दिया है। तो इंडिया तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियली भी बहुत बड़ी ताकत बन रही है, मिलिटरीली भी एक ताकत है, और आबादी तो इसका उसको कोई ऐसा इम्पैक्ट रकबे के लिहाज से दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, पर उसका डायस्पोरा जो इंडिया का, ठीक, वो डायस्पोरा बहुत मजबूत है, बर्तानिया से लेकर अमेरिका तक। तो इंडिया जो है वो खुद एक बहुत बड़े बॉल गेम में दाखिल हो चुका हुआ है, लेकिन जाहिर बात है इंडिया चाइना तो नहीं बन सकता, लेकिन वो रीजनल सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। सही। और ये जो एक रेस है, आई होप कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ आगे निकल सके। थैंक यू सो मच अबीर फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब हम आपसे बात करते हैं तो देयर इज़ सो मच जिसके बारे में हम मज़ीद सवालात कर सकते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कम था। सो थैंक यू सो मच। जी ख़वातीन और हज़रात, ये सूरत हाल अमीर अब्बास ने खैर हिस्टोरिकली भी बता दिया कि अफ़गानिस्तान से किसका क्या रवैया रहा और किसकी क्या इंटेंशन रही। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि अमेरिका ने अपने इस दौरे से भी, जो कि 2 दिहाइयाँ हैं अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने गुजारी, उससे भी कुछ सीखा है, या दोबारा वो इसी तरह की गलतियाँ करेंगे और दोबारा किसी पर काबिज़ होने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल हल हो सकें और हम भी आगे बढ़ सकें और हम भी अपने आपको ग्रेटेस्ट इकोनॉमी या डेमोक्रेसी एक दिन मनवा सकें। विद दैट नुसरत हारिस से साइनिंग ऑफ। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।